नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। आज हम वर्ण के एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर दूसरी है। अब जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो पहले पिछली क्लास को देख ले, क्योंकि उससे रिलेटेड ही मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज करवाए हैं और वही एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाहे पुलिस की बात हो या फॉरेस्ट गार्ड या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने कल नहीं करवाया था वो मैं आज आपको करवा देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पर्शी वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके क ख ग घ ट ठ ड ढ़ त थ द ध प फ ब भ। ये आपके स्पर्शी वर्ण आते हैं। संघर्षी वर्ण में आपका आएगा श श स ह। अब देखिए ये क्यों करवा रहा हूं मैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघर्षी वर्ण कौन सा है इसमें बताइए, तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा अ, ई, उ और एक ऑप्शन दिया होगा श। तो जब आपने पढ़ा होगा कि संघर्षी में चार वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं जो कि है श, श, स और ह, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर श होगा। तो इसीलिए मैं इसे करवा रहा हूं क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब स्पर्श संघर्षी की बात की जाए तो स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज और झ को सम्मिलित किया जाता है। नासिक्य में ड, य, न, म को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछ लिया जाए, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नासिक्य में कितने वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं। तो आप देखोगे इसमें 5 वर्ण है। पार्श्विक की बात की जाए तो इसमें ल वर्ण को सम्मिलित किया जाता है। प्रकंपी में र वर्ण को सम्मिलित किया जाता है और उत्क्षिप्त में ण और ढ़ को सम्मिलित किया जाता है। अर्धस्वर में य और ब को सम्मिलित किया जाता है। अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, एक बार इसे फिर से देख लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आगे आपको करवाए हैं। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआती लेवल हम काफ़ी आसान रखने वाले हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और उस तरह के क्वेश्चन भी लाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो ये सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं और मुझे अपना स्कोर बताना है। देखिए आपने बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आप वीडियो को पॉज कर ले और कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी आप कोशिश करोगे आपके लिए ही बेहतर रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि निम्न स्वर के प्रकार का चयन करिए। अब स्वर के प्रकार मैंने आपको 4 बताए हैं लेकिन यहाँ पर 3 है। ये भी गलत नहीं है क्योंकि बहुत से विद्वान और बहुत से पुस्तक में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही माना गया है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया है, अगर आपके पास ऑप्शन में इस तरह से ना पूछा गया होता कि निम्न में स्वर के प्रकार का चयन करिए, वहां पर ऑप्शन 3 भी होता, 4 भी होता, 2 भी होता, 1 भी होता, तो आपने इसमें 4 ही हमेशा टिक करना है क्योंकि 4 ही हमेशा सही उत्तर होगा क्योंकि स्वर के प्रकार 4 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। तो यहां पर आपको इसका आंसर पता लग चुका होगा, तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों स्वर के प्रकार होते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्न में ह्रस्व स्वर के कौन से वर्ण आते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूं। और ह्रस्व का मतलब होता है जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। एक मात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर कहा गया है हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर के कौन से वर्ण आते हैं। अब दीर्घ का मतलब आपको पता होगा जिसे बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, द्विमात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसमें संयुक्त स्वर भी है, इसमें ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने संयुक्त और दीर्घ को एक ही माना है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वह स्वर कौन सा है जिसके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है, इसे त्रैमात्रिक भी कहते हैं, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये तो आपको पता ही लग चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो वर्ण कंठ्य श्रेणी के होते हैं तथा निरानुनासिक या मौखिक स्वर होते हैं कहलाते हैं, वे निम्न में से कौन से हैं। तो इसमें अंग आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में वर्णमाला के आधार पर स्वर के प्रकार का चयन करिए। अब स्वर का आपने चयन करना है तो आपको पता होगा कि अग्र स्वर भी होता है, मध्य स्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आंसर जरूर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जीव के उपयोग के आधार पर अग्रस्वर निम्न में कौन सा है। अब जीव के उपयोग के आधार पर अग्रस्वर तो ये आपके आ जाएंगे ई, ई, ए, ऐ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जीव के उपयोग के आधार पर पश्च स्वर निम्न में कौन से हैं। अब पश्च स्वर आपको पता ही होगा, ये होगा आपका आ, उ, ओ, औ और अंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर पूछा गया है कि मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर वर्ण कौन सा है। अब आपको यहां पर विवृत स्वर का पता होना चाहिए, मैंने आपको कल नहीं बताया था। विवृत स्वर का मतलब होता है पूरा मुख खुलना, मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जब आपका पूरा मुख खुलता है उसे कहते हैं विवृत स्वर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण में आपका पूरा मुख खुलेगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख खुलने के आधार पर अर्ध विवृत स्वर, ये भी विवृत के समान होता है लेकिन अर्ध का मतलब थोड़ा, आधा, इसमें विवृत की तुलना आधा मुख खुलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अ, ए, औ, देखिए इसमें आपका पूरा मुख नहीं खुलता, आधा खुलता है, तो इसीलिए इसे अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर पूछा गया है कि मुख खुलने के आधार पर संवृत स्वर वर्ण कौन सा है। अब संवृत का मतलब क्या होता है, संवृत का मतलब होता है इसके उच्चारण के समय मुख लगभग बंद रहता है। विपरीत का मतलब आपको पता लग चुका, अब संवृत का मतलब आपको पता होना चाहिए जिसके उच्चारण के समय मुख लगभग बंद रहता है। अब इसमें इन ऑप्शन में से कौन सा आपका ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण के समय आपका मुख लगभग बंद ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ई, ई, माफ कीजिएगा, ई और बड़ी ऊ, तो इसमें आपका लगभग मुख बंद रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुख खुलने के आधार पर अर्ध संवृत वर्ण कौन सा है, तो अर्ध संवृत यहां पर आएगा ई, उ, ए, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, होठों के आधार पर अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं। यहां देखिए अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर कौन से होते हैं। अवृतमुखी, इसका आपको पता लग चुका होगा कि इसका मतलब क्या है। अवृत का मतलब कि हमारा मुख वृत्त के समान, हमारे ओंठ या मुख वृत्त के समान गोल नहीं होता उसमें, तो ओंठों के आधार पर ओंठ उस समय हमारा अवृति रूप में होगा, मतलब वृत्त नहीं बनेगा ओंठों का, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ओ, औ, ए, ऐ। अब ओंठों के आधार पर वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं, तो वृत्तमुखी कौन कौन से होंगे, तो ये होगा उ, ओ, औ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर निम्नुनासिक स्वर वर्ण निम्न में कौन से होते हैं। तो निम्नुनासिक, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो सिर्फ मुंह से बाहर निकलती है, नाक से नहीं निकलती है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, आ, क्योंकि इससे आपके सिर्फ मुंह से ही हवा निकल रही है, नाक से नहीं निकल रही उच्चारण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर अनुनासिक स्वर वर्ण कौन से हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, अंग आ, क्योंकि इसमें आप देखिए मुंह से भी ऑक्सीजन निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में से आगत स्वर कौन से हैं। अब देखिए आगत स्वर कौन से हैं, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आगत स्वर कौन से हैं, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दीर्घ स्वर का मेल निम्न मूल स्वर कौन से होता है। दीर्घ स्वर का मेल कि निम्न में मूल स्वर कौन से होता है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। संयुक्त स्वर का मेल के निम्न में मूल स्वर कौन सा होता है। देखिए अ और ई के मेल से ए बनता है, अ और ए से ए बनेगा, तो यहां पर भी उपरोक्त सभी ठीक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर कहा गया है कि अयोगवाह वर्ण निम्न में कौन से हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अयोगवाह होता क्या है। अयोगवाह में वे वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि अयोगवाह का मतलब क्या होता है, या फिर अयोगवाह को किस में सम्मिलित किया जाता है, किस वर्ण की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, क्या वे स्वर हैं या वे व्यंजन हैं, तो वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग अह को हम ना तो स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं 27। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा।
ये है आपके व्यंजन के प्रकार, 6 प्रकार के व्यंजन। अब देखिए कौन कौन से व्यंजन होते हैं। पहला अनुनासिक व्यंजन। अब अनुनासिक व्यंजन, स्पर्श व्यंजन भी आपका पहला ऑप्शन था, दूसरा आपका आएगा अनुनासिक व्यंजन। 6 प्रकार बताए थे मैंने आपको, पहला मैंने बता दिया, दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। तो अनुनासिक व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ये इसका तीसरा प्रकार है, व्यंजन का तीसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। नेक्स्ट बात करते हैं अब ऊष्म व्यंजन। ये चौथा प्रकार है व्यंजनों का। ऊष्म व्यंजन ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं 4 प्रकार के। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। अगर अब पिछले क्वेश्चन की बात की जाए, अगर पिछले क्वेश्चन की बात की जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके य, र, ल, व, य, र, ल, व। और अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे उत्क्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आपका आंसर जो ठीक होगा वो होगा उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ढ और ढ। संयुक्त व्यंजन के वर्ण बताएं। संयुक्त व्यंजन के वर्ण, अब देखिए इसमें संयुक्त व्यंजन के वर्ण हमने बताना है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन के वर्ण। तो यहाँ पर आपने एक नेक्स्ट न्यू ऑप्शन बनाना है कि डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अब यहाँ पर उच्चारण के आधार पर पूछा गया है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8 प्रकार के। अब यहाँ पर मैंने प्रकार बता दिए हैं कौन कौन से प्रकार है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। कोमल तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, दंतोष्ठ्य व्यंजन, बतस्त्रीय व्यंजन और स्वरयंत्रीय व्यंजन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में कोमल तालव्य व्यंजन कौन से हैं। अब पहला ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पर। अब इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि कोमल तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, क, ख, ग, घ, ण। ये आपका, माफ कीजिएगा, क, ख, ग, घ और अंग, ये आपका क्या है, ये आपका तालव्य व्यंजन है, कोमल तालव्य व्यंजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी वर्णमाला में दंत्य व्यंजन कौन कौन से हैं, जिनको दांतों की सहायता से बोला जाता है, या फिर सीधे कहेंगे तो दंत्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए त, थ, द, ध, न, बिना दांतों की सहायता से इन्हें नहीं बोला जा सकता, तो ये आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब मूर्धन्य व्यंजन की बात की गई है, तो वो आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, ट। मूर्धन्य का आपने एक सीधा सा फंडा याद रखना है कि जिसमें आपकी जीभ हल्की सी टेढ़ी मुड़ जाती है। देखिए ट, ठ, ड़, ण, श, इसमें जीभ क्या है, वो हल्की सी मुड़ जाती है पीछे की ओर, तो ये आपके आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं, जिन्हें ओंठों की सहायता से बोला जाता है। तो ये काफी आसान से हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये ओंठों की सहायता से बोले जाते हैं, प, फ, ब, भ, म, क्योंकि बिना ओंठों की सहायता से इन्हें नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में दंत्योष्ठ्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, तो इसमें बी, माफ कीजिएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो हिंदी वर्णमाला में बतस्त्रीय व्यंजन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है आपके स, र, ल, इसे आपने याद रख लेना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरयंत्र व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स्वरयंत्र है हमारे पास ह, ये हमारा स्वरयंत्र व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं। अर्धस्वर व्यंजन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, य और व। निम्न में लुंठित व्यंजन कौन से हैं। अब लुंठित व्यंजन हमारे पास है र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्न में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो ये हमने पहले आपको बताया था, जो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में नासिक्य व्यंजन कौन से हैं। अब नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, य, ऋ, ण, न, म, ये सब आपके नासिक्य व्यंजन है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के एमसीक्यूज
अच्छे लगे होंगे। और अगर कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और अगर प्रोनाउंसिएशन में मैंने यहाँ पर कोई गलती की है तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने प्रोनाउंसिएशन में कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो रेगुलर यूज़ के नहीं होते, जिन्हें हम डेली उच्चारित नहीं करते, तो उन्हें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो उसे भी माफ़ कर देना है आपने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।